नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, आज हम पुनः उपस्थित आप सबके साथ सामान्य हिंदी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के साथ। तो साथियों, ये हमारे सामान्य हिंदी की जो श्रृंखला चल रही है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उसका ये 17वां भाग है साथियों। इससे पहले हम 16 भागों पर चर्चा कर चुके हैं और ये आज इसमें टॉप हमारे 30 क्वेश्चंस हैं, तो जिनको आप बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की यह श्रृंखला। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं बोलकर, लिखकर या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो भाषा के लिखित रूप की बात जो होगी तो वो लिखकर ही होगी साथियों। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा आपको बताना है। तो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बात साथियों, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों हिंदी है। क्या है? दोनों हिंदी है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा के बताता है नियम, काम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण भाषा के क्या बताता है साथियों? व्याकरण नियम बताता है। क्या बताता है? नियम बताता है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज या विदेशज? तो साथियों, पुष्प हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान हैं। ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान आपको बताने हैं साथियों। देखिए, ऊ और ऊ का इनमें से दंत, कंठ, ओष्ठ या तालु। तो याद रखना है आपको, जो साथियों हमारा संस्कृत के कुछ उच्चारण स्थान के सूत्र हैं, जैसे उप धमनिया नाम ओष्ठव, ये हमारा संस्कृत का एक सूत्र है जिससे हम उच्चारण स्थान को पता करते हैं। और ये हमारे कौन से ओष्ठ ओष्ठ उच्चारण स्थान जो होता है उसका है। कौन कौन सा? उप धमानिया नाम ओष्ठव, है ना। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? देखिए, उ, उ अर्थात दोनों उ, पा वर्ग और उपधमनिया जो वर्ण होता है वो, है ना। तो ये हमारे वर्ण उ और पा वर्ग ये हमारे ओष्ठ में आता है। किस में आता है? ओष्ठ में। तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, ए आई औ ओ कौन सा स्वर है? ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, ये हमारा संयुक्त स्वर होता है, क्योंकि ये जो स्वर है उनमें से क्या है, ये संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनता है। जो हमारा ए वर्ण है वो हमारा किससे बनता है? वो हमारा बनता है आ और ई के योग से। किससे? आ और ई के योग से हमारा ए बनता है। उसी तरह आई जो होता है वो हमारा आ और ए के योग से बनता है। किससे? आ और ए के योग से बनता है। उसी तरीके से अगर हम ओ की बात साथियों करेंगे तो ओ हमारा जो है वो आ और ऊ के योग से बनता है ना। आ और ऊ के योग से हमारा ओ बनता है। और जब हम औ की बात करेंगे तो आ और ओ जो होता है उसके योग से हमारा बनता है औ। क्या बनता है? औ। तो साथियों, हमारी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें से ए आई ओ औ ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? जब हम साथियों हिंदी में बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो मात्राएं हमारी दो होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। और जब हम साथियों संस्कृत में बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, तो उसमें एक और हमारी मात्रा आ जाती है प्लुत। कौन सी? प्लुत। तो जो हमारी ह्रस्व है वो एक मात्रिक है, दीर्घ है द्विमात्रिक है, प्लुत जो है हमारा कौन सा है? प्लुत हमारा त्रिमात्रिक होता है। कैसा होता है? त्रिमात्रिक होता है। और जो हमारा व्यंजन वर्ण होता है वो अर्ध मात्रा का होता है, आधी मात्रा का होता है। तो साथियों, आपसे पूछा गया है, मात्राएं हिंदी में पूछी जा रही हैं, हिंदी की प्रश्नोत्तरी है, तो हम यहाँ बात करेंगे। तो हिंदी में मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ह्रस्व और दीर्घ। तो साथियों, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है?
22, 10, 30 या 33। तो साथियों हमारे मूल व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी या संस्कृत में साथियों 33 है। कितनी है? 33। तो साथियों अगला हमारा साथियों प्रश्न बनता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ? तो साथियों का वर्ग का उच्चारण स्थान आपको समझना है। संस्कृत का एक उच्चारण स्थान का सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, है ना? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अर्थात साथियों आ, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, ये हमारे चार कौन कौन से आ या आ, का वर्ग, हा और ये विसर्ग हमारे किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। तो का वर्ग का पूछा गया है तो ये भी साथियों हमारा कंठ का ही होगा। किसका होगा? कंठ का होगा। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा डी सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अभी हम आपको बताए भी थे पा वर्ग का उच्चारण स्थान अर्थात उपधमनिया नाम ओष्ठव, अर्थात ओष्ठ, उ और पा वर्ग और उपधमनिया जो हमारे वर्ण होते हैं वो ओष्ठ से माने जाते हैं। तो पा वर्ग का जो हमारा उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ होगा। क्या होगा साथियों? ओष्ठ होगा। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। सॉरी साथियों अगला हमारा प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिएगा टा वर्ग का उच्चारण स्थान हमको बताना है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या मूर्धा? तो टा वर्ग का पूछा है साथियों। देखिए टा वर्ग के लिए भी एक संस्कृत का उच्चारण स्थान का सूत्र है जो पाणिनि जी द्वारा हमारा रचित है। तो वो क्या है? वो है ऋटुषाणाम मूर्धा, है ना? ऋटुषाणाम, ऋटुषाणाम मूर्धा। तो देखिए री, ह्रस्व या दीर्घ, टा वर्ग, रा और शा, कौन सा शा? मूर्धन्य शा या षटकोण वाला जिसको शा कह देते हैं। तो वो ये जो हमारे वर्ण हैं ये हमारे किसके होते हैं? मूर्धा, मूर्धा उच्चारण स्थान या मूर्धन्य कहलाते हैं। ये वर्ण हमारे मूर्धा के होते हैं। ऋटुषाणाम मूर्धा, री, टा वर्ग, रा और हमारा मूर्धन्य शा या षटकोण वाला शा, तो ये हमारे किस में आते हैं? हमारे मूर्धा में आते हैं। तो टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। साथियों अगला हमारा प्रश्न है, चावर का उच्चारण स्थान क्या है? चावर का उच्चारण स्थान आपको बताना है तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो चावर का उच्चारण स्थान को भी आपको मैं एक सूत्र बताऊं। चावर का उच्चारण स्थान के सूत्र के लिए एक सूत्र है इच्यशानाम, इच्यशानाम, इचयशानाम, क्या? इचयशानाम तालु, इचयशानाम तालु। तो तालव्य है। तो तालव्य स्वर कौन से हैं इसमें? चावर का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालु होगा, ओष्ठ होगा, कंठ होगा या क्या होगा? तो ये हमारा तालु का है। तो अब आप इसको समझ लीजिए। देखिए ई और ई अर्थात ह्रस्व और दीर्घ, चा वर्ग, या और ये शा, है ना? जिसको आप कह सकते हैं जो शाह है ये हमारा तालव्य शाह है। तो ये हमारे किस में आते हैं साथियों? ये हमारे चावर्ग अर्थात तालु, तालव्य वर्ण हैं। तो इसको भी आप अच्छे समझ पाए होंगे। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, पा, फा, बा, भा, मा, ये हमारे क्या हो गए? पावर्ग के वर्ण हो गए, पावर्ग के वर्ण हो गए। और पावर्ग हमने इससे पहले बताया था क्या होता है साथियों? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 4 या 5? तो साथियों याद रखिएगा अंतःस्थ व्यंजन जो वो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं य, र, ल और व। ये कितने हो गए? ये 4 हो गए। तो 4 वर्ण होते हैं। तो हमारा 14 का जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण आपको बताना है। देखिएगा कुलीन, नमक, कृपा, जाति। देखिए जब आप याद रखिएगा जब कोई किसी भी संज्ञा से कोई विशेषण बनता है तो उसमें कोई प्रत्यय जरूर लगता है। क्या लगता है? प्रत्यय जरूर लगता है। कुल से हो गया, ईन प्रत्यय लग गया तो कुलीन हो गया। तो याद रखिएगा कुलीन, नमक, कृपा, जाति में आपका जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है वो कुलीन हो गया। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो बताइएगा। हमने क्या बताया? हमारे शब्द, वे शब्द जो विशेषण होते हैं उनमें क्या लगा होता है?
प्रत्यय लगा होता है, तो जापान, गुणी, दान या जाति, तो ये सब हमारे शब्द हैं। लेकिन इसमें एक हमारा गुण है, गुण में हमारा ई प्रत्यय लग गया, गुणी बन गया, तो गुण हमारा भाववाचक संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय लग गया, गुणी बन गया, ये विशेषण बन गया, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब इसमें से ये बताना नहीं है, तो याद रखिएगा, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा विशेषण नहीं होगा। तो समझिए, नमकीन में ईन प्रत्यय लग गया, दया में कौन सा, दया में हमारा क्या लग गया, आलू प्रत्यय लग गया, लू प्रत्यय लग गया, धनवान में बान लग गया, फुर्ती में देखिए, फुर्ती में ई प्रत्यय नहीं है, फुर्त तो कुछ होता ही नहीं है, तो ई प्रत्यय नहीं है, ये फुर्ती हमारा क्या है, एक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो यही जो हमारा शब्द बन रहा है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये संज्ञा है, विशेषण इसका नहीं है। तो ठीक है साथियों, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नहीं पर बात जब आती है तो आप इसको विशेष ध्यान दें। अपमानित, नियमित, वार्षिक या अपमान। देखिए, अपमानित में इत प्रत्यय लग गया, नियमित में भी आपका इत प्रत्यय लग गया, वार्षिक में इक प्रत्यय लग गया, और अपमान में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो ये हमारा विशेषण नहीं है साथियों। तो हमारा साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छुक, प्यास, पशु या संतोष। तो हम आपको तब से बताते आ रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई किसी भी शब्द में प्रत्यय लगे तो वो हमारा हो जाता है विशेषण। तो इच्छा में लग गया प्रत्यय, कौन सा, उक प्रत्यय लग गया, तो ये हो गया इच्छुक। क्या हो गया, इच्छुक। तो यही हमारा विशेषण है, तो ये ए हमारा ऑप्शन इसका सही है। और कोई हमारे क्या है, संज्ञाएं हैं, तो इनमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो ये संज्ञा है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। मैं, वह, कोई या तेरा। तो इनमें से आपको बताना है शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है ना, अर्थात मैं, वह, कोई या तेरा। तो आपको बताना है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण। तो देखिए, सर्वनाम कौन से होते हैं, है ना, सर्वनाम तू, तुम, तेरा। तो ये सब देखिए, तुम में अगर हम बात कहें तो तेरा क्या हो जाता है, विशेषण बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, तो इसमें तेरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। क्रिया से बना हुआ विशेषण, देखिएगा, क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, इसमें कह रहा है नहीं है। तो आपको बताना, देखिए, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, अर्थात आप समझ लीजिएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया। और क्रिया क्या होती है, क्रिया में याद रखिएगा, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें ना नहीं लगा है। ना जो हमारा किसी भी शब्द में लगा होता है तो वो क्रिया होती है। तो चालू, चाल में चालू हो गया, है ना। तो कमाऊ, है ना, इसमें काम से कमाऊ हो गया, प्रत्यय लग गया। समझना, है ना, तो ये समझना, ये क्रिया हो गई। पठित, इत प्रत्यय लग गया। तो इसमें बताना क्या है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो क्रिया से बना हुआ विशेषण इसमें हमारा समझना नहीं है। क्या नहीं है, ये स्वयं में एक क्रिया है। तो साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है, बताना है। वहाँ, यहाँ, कल या आज का। देखिए, क्रिया से बना हुआ विशेषण आपको बताना है। तो आज का जो है हमारा क्रिया से बना हुआ विशेषण है। क्रिया से बना हुआ विशेषण जो होता है क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो साथियों, अगर हम ये कहें कि तुम्हारा आज का तुम्हारा काम हो गया, तो इसमें यहाँ पर क्रिया की बात कही जा रही है कि आज का जो काम है ना, क्या हुआ, पूरा हुआ या हो गया। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने के लिए आज का प्रयोग किया गया, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, साथियों हमारा, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। तो देखिए, पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, तो काला, बड़ा, ऐसा या इनमें से कोई नहीं। तो काला से जो हमारी स्त्रीलिंग बनना है, तो वो हो गया काली, है ना। क्या हो गया, काली। तो ये काला से काली बना है, तो स्त्रीलिंग आपको वो बताना था। जो पुल्लिंग से बना है तो वो काला से काली हो गया। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, कौन सा शब्द
संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। संस्कृत से तद्भव, तो देखिए बच्चा, बच्छ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्च तो स्वयं में साथियों तत्सम शब्द है, तो तद्भव बताना है तो वो बच्चा शब्द है जो संस्कृत से तद्भव में आया है। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न बनेगा, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? तो साथियों जो जैसे गुण का जिसमें पुट हो, तो समझिएगा लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी। देखिए ये हमारे संख्यावाची विशेषण हो गए, और ये हमारा लाल माने एक गुण बता रहा है लाल, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। साथियों अगला हमारा प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 8 प्रकार के। तो साथियों याद रखिएगा इनमें जो ऑप्शन है वो हमारा 3 सही होगा। जैसा ऑप्शन उसमें इस तरीके से बात हम कर लेते हैं। कहीं कहीं आपको 4 भी दिया होगा, तो यहाँ 3 ऑप्शन दिया है तो आपको 3 मान के चलना है। तो वो कौन कौन से हो जाते हैं साथियों? तो एक तो साथियों संख्यावाचक की बात करेंगे तो गणनावाचक हो जाएगा, एक गणनावाचक हो जाएगा, एक क्रमिक हो जाएगा, क्रमिक क्रमांक बताने वाला, और एक समूह बताने वाला या समुदाय बताने वाला हो जाएगा। तो साथियों देखिए गणना की बात करेंगे तो गिनती आ जाती है 1 2 3 4। क्रमिक की बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम बता रहा है। और समूह की बात करेंगे तो साथियों 2, 3, 4, 5, 8 है ना, 7, इस तरीके से तो ये समूह बता रहा है। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार से हम संख्यावाचक को बांटते हैं, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, है ना। साथियों अगला हमारा साथियों प्रश्न है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक, परिमाण को बताने वाला, परिमाण को बताने वाला, नापतोल बताने वाला, मान बताने वाला। तो शेर भर दूध, तो ये नापतोल बता रहा है, शेर भर दूध, है ना, माप बता रहा है। तो ये शेर भर दूध जो हो जाएगा वो हमारा परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। 4 गज शब्दन ये हमारे परिमाण बोधक नहीं है। तो बात इस साथियों अगले प्रश्न की आती है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 10, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों इसमें जो 2 ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। पहला उद्देश्य, पहला हमारा उद्देश्य, और दूसरा हमारा विधेय, दूसरा हमारा विधेय। तो साथियों अब इसको समझ लीजिए, उद्देश्य को हम विशेष्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विशेष्य कहते हैं, है ना। तो अब 2 प्रकार के विशेषण हो गए, एक विशेष्य, एक विधेय, एक विशेष्य और एक विधेय। तो इसको समझिएगा, विशेष्य क्या होता है साथियों? विशेष्य वो होता है जब हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले किसी भी विशेषण का प्रयोग करेंगे वो विशेष्य में आएगा, और किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद अगर हम किसी प्रयोग करते हैं किसी भी विशेषण का तो वो हमारा विधेय में आएगा। तो इस बात को आप भी अच्छे से सुनकर समझ पाए होंगे। विधेय वो है जो, विधेय क्या है? विधेय वो है जो हमारे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो, और विशेष्य वो है जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त हो। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? इससे हमारा 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? तो इसमें क्या है? मेरा लड़का आलसी है। आलसी यहाँ विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया आलसी, और लड़का हमारा संज्ञा हो गया। मेरा लड़का क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर आलसी बाद में लग रहा है, तो यहाँ विधेय पूछा है तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सतीश सुंदर लड़का है ना, सतीश सुंदर लड़का है। तो लड़का जो बताया जा रहा है, लड़का सुंदर है, तो उससे पहले लड़का है, उससे पहले क्या है? सुंदर उसकी विशेषता है। तो पहले जब प्रयुक्त हो रहा है विशेषण तो वो किस में आ जाएगा? विशेष्य में आ जाएगा। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था का है? तो साथियों अवस्थाएं हमारी हिंदी में 3 प्रकार की होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, और उत्तमा अवस्था। तो साथियों 3 प्रकार की मूलावस्था, मतलब 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारी मूलावस्था पूछी है। देखिए प्रियतर जो तर आ गया है तो उत्तरावस्था, तम आ गया है तो उत्तमा अवस्था, और सुंदर हमारी इसमें मूलावस्था है, सुंदर तर, सुंदर तम। तो सुंदर मूलावस्था, सुंदर तर उत्तरावस्था, सुंदर तम, और ये हमारी उत्तमावस्था हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो साथियों हमारा आखिरी प्रश्न का आज का हमारा जो उत्तर है वो सी सही है, सुंदर। तो साथियों आज हमने महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों पर चर्चा की। तो साथियों और फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो पसंद आई हो तो आप
हमारे उसको लाइक करें, नापसंद कर रहे हों तो आप उसको अनलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी वीडियोज़ की तो आप उस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उस पे आप पा सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।